हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया गया है। लेकिन अभी इसके जो दो बड़े कंपोनेंट हैं, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, इनके विलय के बारे में कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। हालांकि प्रयागराज की बिल्डिंग में जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए ऑफिस बनाई गई है, उसी में अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग बोर्ड के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो बैठकर अपना कामकाज करेंगे। पहली बैठक गुरुवार को करवाई गई है और बैठक के बाद यहाँ पर ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि अभी कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ नहीं हो पाई हैं, जैसे कि एक सचिव, 4 उप सचिव, एक परीक्षा नियंत्रक, एक वित्त नियंत्रक सहित अधिकारियों के कुछ और भी पद सृजित हैं, लेकिन अभी इन पर किसी की भी नियुक्ति नहीं हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर मामला ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर लिया गया है। अभी जो है इसके पूर्ण रूप से काम करने की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू हो पाएगी जब आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद, यानी कि चुनावों के बाद ही ये आयोग वर्किंग में आ पाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि इसकी पहली बैठक जो कि अभी गुरुवार को करवाई गई, इस बैठक में काम काज को लेकर कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पर बात यह है कि अभी सिर्फ निर्णय ये हो पाया है कि जो यहाँ पर कर्मचारी और अधिकारी हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के, बस वो अब कहाँ पर बैठेंगे और क्या जिम्मेदारियाँ उनकी होगी। आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में है आयोग। फिलहाल दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। आयोग के गठन के बाद अफसरों को गुरुवार को पहली बैठक में पदों के निर्धारण तैयार करने के साथ साथ अन्य पर जो चर्चा हुई वो सारी बातें रहीं। बैठक में 4 सदस्य मौजूद रहे हैं। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में विज्ञापित पदों और जो आवेदन आए हैं उस पर भी चर्चा की गई। हालांकि अभ्यर्थी जो हैं, जो आवेदन किए हुए हैं टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो वर्तमान समय में जो परीक्षाएं हुई हैं, आरओ की हुई हों या फिर सिपाही भर्ती परीक्षा हुई हो, उसको देखते हुए अभ्यर्थी अब ये मांग कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाए वो कम से कम 3-4 जिलों को छोड़कर बनाया जाए, ताकि जो नकल माफिया हैं वो सेटिंग वगैरह ना कर सकें। तो इस पर भी जो है यहाँ पर मांग की गई है। और ये भी कहा गया कि टीजीटी, पीजीटी या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर यूपीटीईटी हो, तो परीक्षा से 60 दिन पहले उनको नोटिफाई किया जाना चाहिए कि हाँ, परीक्षा जो है वो फला तारीख को होगी, ताकि अभ्यर्थी उसकी तैयारी कर सकें। तो ये मांग यहाँ पर की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा, यानी कि परीक्षा केंद्र को दूसरे जनपद में बनाने की मांग की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी दूर, मतलब 100 किलोमीटर की दूरी पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएँ। और ये भी मांग की जा रही है दोस्तों यहाँ पर कि जो जैसे कि एग्ज़ाम से थोड़ा पहले उनको सूचित किया जाए, ताकि अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लग सके। तो फिलहाल दोस्तों ये मतलब कि आज के अखबारों में जो खबरें आई हुई हैं उसका सार संक्षेप है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बारे में। लास्ट डेट इसकी 31 मार्च अभी है, लेकिन आज यानी कि 29 मार्च को एक बैठक होने वाली है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बीएड को लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया था, और उसके बाद 1 to 5 में बीएड जो है वो एलिजिबल नहीं रह गया है। तो अब बीएड के प्रति जो क्रेज़ था अभ्यर्थियों में वो भी काफ़ी कम हो रहा है। और अब एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि आवेदन जो है बहुत कम आए हैं। अभी तक केवल 1,80,000 आवेदन ही आए हैं, और पिछली बार तो आवेदन की संख्या जो थी वो 4,75,000 थी, इस बार मात्र 1,80,000। तो यहाँ पर 2 वजह हैं। पहली बात तो ये कि अभी तक आवेदन बहुत कम आए हैं। दूसरी बात ये कि अब इसकी जो परीक्षा थी वो अप्रैल में कराई जानी थी, जो कि संभव नहीं हो पाएगी लोकसभा चुनाव की वजह से। तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो भी बढ़ेगी, और एग्ज़ाम डेट भी मुझे लग रहा है कि अब चुनाव के बाद ही ये परीक्षा हो पाएगी। तो इस पर आज एक मीटिंग होने वाली है, शाम तक आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि बीएड को लेकर जो आवेदन की तिथि है वो कब तक बढ़ाई गई है और परीक्षाएं कब होंगी। परीक्षा वैसे लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर ना हो, लेकिन फ़िलहाल अभी जो कुछ भी होगा वो शाम तक क्लियर हो पाएगा। तो अब बीएड के प्रति लोगों का जो रुझान है वो कम हो रहा है, और पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो एडमिशन ही नहीं लिए थे,
हालांकि वे प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन इसी बीच जब डिसीजन आ गया था सुप्रीम कोर्ट का कि 1 to 5 में बीएड एलिजिबल नहीं है, तो उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया ही नहीं। तो बहुत सारे कॉलेजों की जो सीटें थी वो खाली चली गई और अब कुछ इस बार तो जो है प्रवेश परीक्षा में ही बहुत कम आवेदन आ रहे हैं। अभी तक मात्र 1.80 लाख युवाओं ने जो है केवल अप्लाई किया हुआ है, जबकि पिछली बार 4.25 लाख के आसपास आवेदन आए थे। जेई मेन के लिए जो अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं वो अपने परीक्षा केंद्रों की सूची एनटीए की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और वेबसाइट पर वो अपना लॉगिन कर लें पंजीकरण नंबर और पासवर्ड डालकर, और देख सकते हैं कि उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पर है। वैसे मुख्य चुनाव आयोग से जेई मेन और सीयूईटी की जो एग्ज़ाम डेट है उसको बढ़ाने की भी मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बीच में ही जेई मेन, सीयूईटी और विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं होंगी। ऐसे में छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में दिक्कत होगी, इसलिए इन परीक्षाओं की तिथि को लोकसभा चुनाव के बाद तय किया जाए ताकि छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं दोस्तों, तो उनके लिए यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट है। अपडेट ये है कि अब जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पीएचडी करना चाहेंगे उन्हें यूजीसी नेट की परीक्षा देनी पड़ेगी। यूजीसी नेट की परीक्षा में अब जो रिजल्ट आएगा वो 3 कैटेगरी में आएगा। पहली कैटेगरी में जीआरएफ सहायक अध्यापक और पीएचडी के लिए रिजल्ट आएगा, यानी कि अगर पहली कैटेगरी में आपका रिजल्ट है तो आप जीआरएफ के साथ साथ सहायक अध्यापक और पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी कैटेगरी में सहायक प्राध्यापक और पीएचडी के लिए, तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी के लिए होगी। अभी तक जो रिजल्ट आता था दोस्तों वो पहली कैटेगरी में जीआरएफ के लिए आता था, दूसरी कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आता था। तो अब जो है 3 कैटेगरी में यहाँ पर रिजल्ट जारी होगा और फिलहाल ये जो बदलाव होंगे वो जून वाला जो सेशन होगा एनटीए नेट का, तो वहीं से लागू कर दिया जाएगा। और अब जितने भी विश्वविद्यालय होंगे उनकी कोई अपनी परीक्षा नहीं होगी। सारे जो विश्वविद्यालय हैं वो बस नेट के स्कोर के आधार पर ही एडमिशन जो है वो ले सकेंगे। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध से जुड़े गतिविधियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की पहल के तहत यूजीसी नेट के जरिए पीएचडी में दाखिला देने का फैसला किया है। साथ ही इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो 2024-25 से अब ये जो नियम है वो लागू होगा और जो यूजीसी नेट की परीक्षा जून में होगी उसमें ये बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो 3 कैटेगरी में आएगा। पहली कैटेगरी में जीआरएफ वाला रहेगा, दूसरी कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर, तीसरी कैटेगरी में यूजीसी नेट के लिए पीएचडी के लिए। लेकिन तीनों ही कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे वो पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि टॉप टू बॉटम आपका जो स्कोर रहेगा उसी के आधार पर आपको वरीयता दी जाएगी। तो कैटेगरी का जो निर्धारण होगा दोस्तों वो यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। तो अब जिन्हें पीएचडी करनी है उन्हें नेट की परीक्षा में शामिल भी होना पड़ेगा। और पेपर लीक को लेकर बीपीएससी से ईओयू ने सवाल पूछे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ भी निकल कर सामने आ रही है। जो संदिग्ध हैं, जो पकड़े गए हैं नकल माफिया, तो यहाँ पर जांच पड़ताल में ये बात सामने आ रही थी कि बीपीएससी के कुछ कर्मचारी अधिकारी भी, मतलब उन्हीं से सुराग मिला था इनको कि कहाँ पर पेपर छप रहा है। और जैसा कि आप लोगों ने सुना था कि पेपर छपने से पहले ही लीक हो गया था पेन ड्राइव के माध्यम से। तो अब यहाँ पर जो जांच पड़ताल है वो बीपीएससी से में भी चल रही है और कुछ अहम सवाल ईओयू ने बीपीएससी से पूछे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दिया करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।